तो एक्चुअली क्या करने वाले हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट का रिवीजन करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर ठुक देना जी, ठीक है। चलो, तो फाइनल अकाउंट अभी एक तो कुछ दिनों के बाद तुम लोग का एग्जाम है ना, वो भूल जाओ उसको, कुछ चल रहा है अभी नॉर्मल गाइस जी। बैक ये हमारा फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज याद है तुम लोग को? कुछ भी चीज याद है? डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनल अकाउंट को समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स एक एक करके मैं बताते जाऊंगा, उसको समझते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो अकाउंट्स को मूव ऑन करेंगे। एक ही दिन पे कोशिश करेंगे कि ये जो फाइनल अकाउंट हमने इतना दिन में किया है वो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो मैनेजर्स ये वाला सबसे, हाँ, मैनेजर कमीशन एक था, उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्सपेंस क्या होता है एंड सेकंड में इनकम क्या होता है ना। एक्सपेंस, अमाउंट स्पेंट टू गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड एज एक्सपेंस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, इनकम क्या होता है? जिससे हम जो हम करते हैं उसके बदले में हमको जो भी पैसा रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इनकम। तो एक्सपेंस को डिवाइड किया गया है दो तरीके से। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंस, अनदर वन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस, उस तरह का खर्चा होता है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपनी और द बिजनेस। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हैं कि अगर वो खर्चे करेंगे नहीं, अगर वो खर्चा हुआ नहीं तो प्रोडक्शन रुक सकता है। अगर उस तरीके का खर्चा जो हम करेंगे नहीं, जो इनकर करेंगे नहीं, वो बोलेंगे ये खर्चा नहीं हो तो चलेगा, उस तरीके का खर्चा अगर है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और ऐसे खर्चे जो करने ही पड़ेंगे, वो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल रेंट है हमारा, है ना, ये रेंट, फैक्ट्री रेंट, ये क्या है? फैक्ट्री में रेंट नहीं भरेंगे तो फैक्ट्री चलाने देगा नहीं, बंद कर देगा, वो बंद कर देगा। एक परचेज होता है, वो खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या, है कि नहीं? सो परचेज इज ए काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इस तरीके का एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। इसका एक डेफिनेशन क्या है? एक यहाँ पर आदमी है, ये सप्लायर है और ये हमारा फैक्ट्री है और ये हमारा कस्टमर है। क्या है? सप्लायर, अब ये जो हमारा फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री में भी तीन तरह के स्टेज है। एक रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा और फिर फिनिश गुड्स में होगा। अब ऐसा खर्चा जो सामान को सप्लायर से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचाने के लिए होता है, उन हर तरह के खर्चा को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिनिश्ड गुड्स से सामान जब कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? जी सर, समझ में आया? तो अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल का, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? क्या क्या हो सकता है डायरेक्ट? हाँ, एक वेजेस हो सकता है, वेरी गुड। और एक परचेज, पावर, फिर पावर और रेंट नहीं, फैक्ट्री रेंट हो सकता है, जैसे नॉर्मल रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और कैरेज इनवर्ड, वेरी गुड, कैरेज इनवर्ड। और कुछ पावर हो गया, फ्यूल हो गया, ये पावर, फ्यूल, कोल भी कहीं कहीं होता है, वो सब एक ही हो गया। और कुछ नहीं सुने क्या? और कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस करके भी होता है, है ना?
इस तरीके की चीजें क्या हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी। सबसे पहले सैलरी हो गया, फिर रेंट हो गया, वेरी गुड, फिर हाँ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, एंड देन और कुछ हजारों है, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और कुछ मिसलेनियस तो है ही। हाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट आएगा ना। एक और भी है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कमीशन और हाँ मैनेजर सैलरी और इंटरेस्ट, वेरी गुड, इंटरेस्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से समझो। एक होता है हमारा कैश बेसिस, दूसरा है हमारा एक्रूअल बेसिस, जिसको हम अदर लैंग्वेज में ड्यू बेसिस भी बोलते हैं। एक हो गया हमारा कैश बेसिस, दूसरा हो गया हमारा एक्रूअल बेसिस। अब क्या है कैश बेसिस, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कल मेरे अकाउंट में मान लो कि कल पार्टी था हमारे क्लास में, कल दोस्त लोग भी मेरे आए थे, तो डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया कि मेरे अकाउंट में अभी ज्यादा से ज्यादा 25,000 होगा, बहुत खर्चा हो गया। वो लोग पार्टी मांग रहा था, हम बोले नहीं यार बहुत खर्चा हो गया, पार्टी तो दे नहीं सकते क्योंकि अकाउंट में ज्यादा पड़े नहीं है, 25,000 है, ठीक है। अब अकाउंट में 25,000 है, वो लोग बोलते दिखा, भरोसा नहीं करते। मैं जैसा बोलो वैसा, तुम लोग जैसा ही है वो। तो मैं जब अकाउंट खोल के दिखाया ना, तो मेरे अकाउंट में कितना था जानते हो? 30,000। मैं बोल रहा हूँ 25,000 मेरा अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन था क्यों 30। ये मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा है, क्यों जानते हो? क्योंकि मेरे माइंड में मैंने सोच लिया है कि इस मंथ का रेंट देना है, कल जो पार्टी हुआ उसका खर्चा हुआ है, और भी कुछ खर्चे हुए हैं। अब मेरे हिसाब से 25,000 मेरे बैंक बैलेंस में होना जरूरी है, लेकिन था 30,000। क्यों जानते हो? क्योंकि खर्चा तो हुआ है, कल आइसक्रीम पार्टी में खर्चा तो हुआ, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किए हैं। अभी तक मेरे पॉकेट से कैश गया नहीं है, इसका मतलब वो मेरा एक्सपेंस में नहीं जाएगा क्या? जाएगा। लेकिन कैश बेसिस बोलता है नहीं, जब तक तुम्हारे हाथों से पॉकेट से कैश ना जाए तब तक वो एक्सपेंस नहीं है। बट एक्रूअल बेसिस बोलता है कैश जाए कि ना जाए, खर्चा हुआ है ना, आज नहीं तो कल दोगे ना, तो ये इसी पीरियड का खर्चा है। फॉर एन एग्जांपल, मान लो ये तुम्हारा ईयर है जहां पर खत्म होता है 31 मार्च में खत्म होता है, और आज कौन सा डे है? फेब है, ये फेब चल रहा है। हाँ। अब ये फेब के महीने में मैंने क्या किया, फेब का भाड़ा, मार्च का भाड़ा, अप्रैल का भाड़ा एडवांस में दे दिया, है कि नहीं? फॉर एन एग्जांपल 10,000 रुपीज रेंट है, 30,000 दिया। कितना दिया? 30,000। कैश बेसिस बोलते हैं तुम्हारा 30,000 एक्सपेंस है, एक्रूअल बेसिस बोलते हैं तुम्हारा 30,000 एक्सपेंस नहीं है, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 20,000 एक्सपेंस है, क्योंकि तुमने जो अप्रैल के महीने के लिए रेंट दे दिया है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, वो ये ईयर में एक्सपेंस एज ए ट्रीटमेंट ना करे। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है? कैश अगर गया है तो एक्सपेंस है, आया है तो वो इनकम है। एक्रूअल बेसिस बोलता है ऐसा नहीं है, तुम पहले चेक करो कौन सा खर्चा कौन से पीरियड के लिए, जो खर्चा जो पीरियड के लिए है वही खर्चा उसमें ही कैलकुलेट होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस? अब दो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे बेस है जानते हो? वो बेस है एक्रूअल बेसिस। इट मींस फाइनल अकाउंट क्या बोलता है कि हम फॉलो करेंगे कैश बेसिस, सॉरी एक्रूअल बेसिस, लेकिन कैश बेसिस को तो फॉलो कर नहीं सकते। अब जो हमारा क्वेश्चंस रहता है, तुम देखो ना आंसर वाले क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में आता है? ये आता है ट्रायल बैलेंस।
किस में आता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बोलता है कि हम एक्चुअल बेसिस को नहीं पहचानते, हम किसको पहचानते हैं? कैश बेसिस। क्वेश्चन का फॉर्मेट है कैश बेसिस, आंसर्स करना है हमको एक्चुअल बेसिस में, तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। बेसिकली क्या करना है, सारे के सारे हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस हमारा कैश बेसिस में होता है, हमको सॉल्यूशन एक्चुअल बेसिस में करना पड़ता है। वो जैसे कि क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में दे देगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये हमने सैलरी पे किया है, मान लो 30,000 रुपया पे किए, कितना पे किया? 30,000। अब इंफॉर्मेशन दिया है कि 2,000 पर मंथ सैलरी होता है, तो 12 महीने के हिसाब से 2,000 कितना हुआ? मतलब ये साल का खर्चा 24,000 है, लेकिन पेमेंट कितना किए हैं? तो ये कैश बेसिस है कि नहीं है? ये कैश बेसिस है। अब जब हम लोग ऐसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक्चुअल करना, तो यहाँ पर 2 सैलरी लेंगे, तो अगर हम इधर 30 ले लिए तो ये कौन सा बेसिस होगा? कैश बेसिस। एक्चुअल बेसिस में कितना होना चाहिए? 24। तो हम 24 के लिए क्या करेंगे? 30,000 लिखेंगे लेस आने वाले समय का खर्चा अभी से दे दिए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको? प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड करके सैलरी क्या कितना करेंगे? करना? माइनस करेंगे कितना? 6,000। तो कितना आया हमारा? 24। तो दिस इज हाउ द फाइनल अकाउंट इज बीइंग डन। यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। नाउ फाइनल अकाउंट में हम कितना तरह का अकाउंट बनाते हैं? 3। हम लोग बेसिकली अकाउंट बनाते हैं 2 तरीके का, और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। 2 अकाउंट्स एंड 1 स्टेटमेंट। 2 अकाउंट बेसिकली, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है हमारा पीएल अकाउंट। P&L अकाउंट। और स्टेटमेंट में अगर बात करें, हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें क्या फाइंड आउट करते हैं? नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर P&L बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट। क्लियर यहाँ तक? अब ट्रेडिंग अकाउंट का बात करें तो देयर इज अ शॉर्ट फॉर्मूला। ये अकाउंट जानने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड COGS। क्या है फुल फॉर्म इसका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो बेसिकली क्या बोलता है कि ये हमारा कुछ कॉस्ट है, मतलब हमने मैन्युफैक्चर किया 1000 यूनिट्स, सेल किया हमने मान लो 800 यूनिट्स का, तो मैन्युफैक्चर कितना किया? 1000। सेल कितना किया? 800। तो हमको प्रॉफिट जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1000 यूनिट्स के ऊपर आएगा कि 800 पे आएगा। तो 800 यूनिट्स के ऊपर जितना हमारा इनकम आएगा, 800 यूनिट्स से ही कॉस्ट को कंपेयर करके हमको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा कि कुछ और जैसे शेयर्स में होता ना, जैसा देखो क्या है, जितना इशू करते हैं तो उसी पे ये करके ना उसको बेसिकली जितना सेल किए हैं उतना ही हमको कॉस्ट देखना है। एब्सोल्युटली वो शेयर्स वाले कॉन्सेप्ट्स को मैच करता है। तो अगर हमने भले ही 1000 यूनिट को क्या किया है? मैन्युफैक्चर किया है, सेल तो हमारे क्या कर रहे हैं? 800 ना। तो इसीलिए कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हटाओ, ये अभी जो क्लोजिंग स्टॉक इसको तो सेल कर रहे हैं, तो इसका कॉस्ट को अभी क्यों कंज्यूम करेंगे? जब सेल करेंगे तभी हम उसका कॉस्ट को पकड़ेंगे। समझ में आया ना? तो ऐसा क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल भी हुआ होगा, तो पिछले साल कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो वो साल में तो हुआ नहीं उसका सेल, वो क्लोजिंग स्टॉक ये साल में ओपनिंग स्टॉक बनकर सेल हुआ। तो वो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट था वो ये साल ओपनिंग स्टॉक बना, तो वो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, और जो परचेस किए हैं वो तो कॉस्ट आएगा ही, और उसके ऊपर अगर कुछ कॉस्ट किए होंगे तो वो भी आएगा। ये जनरल सा इसका क्या स्टोरी में बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल कि तुम्हारे घर में रोटी बन रहा है, तुम्हारी मम्मी रोटियां बनाती है, तो अपने घर में आसपास ढूंढो अकाउंट से तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है। अब क्या बनाती है रोटी? तो मान लो आटा ली, तो आटा कहीं से खरीद के लाई होगी, तो परचेजेस हुआ है कि नहीं?
वो लेकिन रॉ मटेरियल उसको फिनिश्ड गुड्स पहुंचाने के लिए उसके ऊपर कुछ खर्चा होता है कि नहीं होता है? खर्चा होता है। तो उसके ऊपर थोड़ा नमक गिरा, थोड़ा पानी गिरा, थोड़ा अगर पराठा बनाना पूरी बनाना है तो ऑयल गिरा, पानी की जगह ऑयल गिरा, तो फिर गूंदा गया, फिर बेला गया, है कि नहीं? लेबर फिर चपाती, मेरी मम्मी तो बोलती है तुमको रोटी खाना पीना खिलाते हैं, हमको महीना तो महीना खर्चा दो, ऐसे फोकट का नहीं खिलाएंगे भाई। सोचो मेरी खुद की मम्मी बोलती है देखो तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ हमको खर्चा दे दो। हम बोले 5 रुपए पर रोटी दे देंगे, सैलरी तो लेबर भी ले रहे और मटेरियल तो लग रहा है कि नहीं लग रहा? अलग से लग रहा है। अब रोटी पूरा बन गया, समझ में आया? इतना रोटी बन गया, तुम लोग खाया नहीं, थोड़ा सा रोटी आटा बच गया, उसको साइड करके फ्रिज में डाल देते हैं, है कि नहीं? ताकि अगला दिन फ्रिज में, अब अगला दिन का बात करते हैं, सुबह फ्रिज में कुछ आटा पड़ा हुआ है, उतने से तो सबका पेट भरेगा नहीं, और आटा चाहिए, और आटा डाला गया, फिर आटा को गूंदा गया, डो बनाया गया, फिर ओपनिंग स्टॉक में जो था उसको मिक्स कर दिया गया, फिर से तुम लोग ने क्या, फिर से उससे थोड़ा सा साइड किया। तो बेसिकली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक तो था ही, उसमें कुछ परचेस किए, नमक ऑयल जो भी डालना था उसको डायरेक्ट एक्सपेंस किए, फिर तुरंत क्लोजिंग स्टॉक बचा उसको हटा, यही तुम्हारा क्या है, कॉस्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मानो ये तुम्हारा दुकान है, ऐसे ही चला रहे, ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट हो गया, पर रोटी बेच रहे हो, तुमको सेल पता चल गया, माइनस करोगे एक दूसरे से, क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो बेसिकली अगर क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मेट मतलब फॉर्मूला बताए तो ये क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब यही चीज जब हम लोग कोई अकाउंट के व्यू में बनाते हैं, मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहे हैं, है ना, इसको जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक लिखे, फिर ये परचेज लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक लिखे, टू परचेज लिखे, फिर परचेज रिटर्न होगा तो उसको लिखेंगे, और कुछ अगर परचेज रिटर्न हुआ तो उसको लिखेंगे। मतलब मम्मी आटा परचेज करके आई, कभी कभी होता है ना, मेरी मम्मी क्या बोलती है, कुछ सामान खरीद के लाओ, अब मेरे को दाल बोलिए, अब बहुत तरह का दाल होता है, अरहर दाल, मूंग दाल, चना दाल, हमको समझ में नहीं आता तो हम गलत दाल लेके आते हैं, मम्मी क्या बोलती है, वापस करो, ऐसे बेइज्जती फील होता है हमको, थोड़ा रिटर्न वापस करते हैं। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इस तरह बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। इतना करने में हमारा क्या निकल गया, COGS आया, सिर्फ इतना नहीं भाई, सिर्फ इतना ही लिखे हमारा क्या आ गया, COGS आ गया। अब इधर क्या लिखे, सेल्स लिखे, मतलब बाय सेल्स लिखे, तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगा, इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। कोई डाउट नहीं। अब ये जब ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, हमको तुरंत इसके ठीक नीचे क्या बनाना पड़ेगा, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, याद है सबको? वेरी गुड। तो ये जब हम लोग बना रहे हैं P&L अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ पर तुम लोग क्या निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं तुमको एक ट्रिक बताया डांस का, ये हाथ से जो आया उसको दूसरे अकाउंट में डाला तो दूसरे हाथ से देखो, मतलब यहाँ से लिए यहाँ पर डाले, यहाँ से ऐसे करके लिए, यहाँ पर ऐसे करके छोड़। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो लेफ्ट साइड है, डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, टू बाय समझ में नहीं आता, तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट से राइट पे लेके आएंगे, दाया बाया भी समझ में नहीं आता, तो ऐसे कर सकते हो, खाने वाला हाथ बिना खाने वाला हाथ, लिखने वाला हाथ बिना लिखने वाला हाथ। तो लेफ्ट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो राइट साइड में क्या करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ हो गया हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना, ठीक है। और ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम। तो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम तो हमारा ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में चल गया, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पर हर तरह का क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम जाएगा, इनकम जाएगा। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट।
समझ में आया जी भैया। कि कोई डाउट है? नहीं भैया, ये जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे? ये ट्रांसफर कहाँ होता है? बैलेंस शीट में। हाँ। लेकिन अकाउंट टू अकाउंट ऐसे ऐसे चलता है, अकाउंट टू स्टेटमेंट ऐसे ऐसे चलता है। मतलब जो हाथ में है वही हाथ टू वही हाथ ट्रांसफर होगा। मतलब ये कौन सा है? लेफ्ट साइड है ना, हाँ। इसको अगर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो राइट जाएगा, स्टेटमेंट में करना है तो लेफ्ट में तो Same. लेफ्ट में जाएगा। तो इधर बाजू में क्या बनाएंगे हम लोग? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल जी भैया। लेस ड्राइंग्स। कैपिटल जो है इसमें सबसे पहले क्या ऐड करेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ऐड किया। वो लेकर भी कुछ गया है ना साथ में, क्या लेकर गया है? ड्राइंग्स लेकर गया है। तो ये ड्राइंग्स लेकर गया है। जितना लाइबिलिटी। ठीक है। और बाकी जितना भी तरह का लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज को यहाँ पर लिखेंगे और जितने भी एसेट्स है वो एसेट्स को इस तरफ लिखेंगे। तो हमारा बैलेंस शीट जो है टैली करना चाहिए। जी भैया। ये जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू है कि फाइनल अकाउंट को करना कैसा है, क्योंकि अभी तक हमने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स का बात किया ही नहीं। ये अगर किसी भी तरह का एक फाइनल अकाउंट बनाना है तो इस तरीके का 3 अकाउंट तो बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं। पढ़ाया गया है, दिखाया गया है A to Z डिटेल में। इसी तरीके से होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, उसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ क्रेडिट साइड में, डेबिट क्रेडिट साइड, फिर यहाँ पर क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट को फिर यहाँ स्टेटमेंट में पर वही हाथ में आएगा वो। क्लियर है? हाँ। अकाउंट टू अकाउंट तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और अकाउंट टू तो स्टेटमेंट statement तो तो सीधा सीधा डायरेक्ट जाएगा। हाँ। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? हाँ। श्योर? हाँ। लेट्स टॉक अबाउट द एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स कितने तरीके के हैं? अब देखो ओवरव्यू में बताए तो होता ऐसा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाएंगे, यही 3 बनाएंगे। लेकिन जिस तरह के जितने भी एडजस्टमेंट्स आए उसको वहां पर क्या करना है? अप्लाई करना है, वो अपने आप होते जाए। ठीक है ना? अब एडजस्टमेंट्स में भी मैं बता दूं, फेमस एडजस्टमेंट्स को भी खाली करो ना, वो तो दिख ही जाते हैं। फेमस एडजस्टमेंट्स में बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? एडजस्टमेंट्स का अगर बात करें, अब एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, whenever you are going to look any kind of adjustments, उसका हमेशा कितना इम्पैक्ट होगा? 2 इम्पैक्ट। अब हमारे टोटल कितना बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं ना? 3 बन रहे हैं। कहाँ लिखे थे? कहीं तो लिखे थे। टोटल कितना है? 3 है। अब यहाँ पर देखो, एक ट्रेडिंग है, एक P&L है, एक बैलेंस है। अब एडजस्टमेंट है, तीनों में से कोई एक जगह जाएगा। एक जगह जहाँ गया उसका दूसरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो गिरना चाहिए ही चाहिए। तो ये कहाँ अगर दूसरा इम्पैक्ट नहीं गिर रहा तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, वो गलत हो जाएगा ना। राइट टू अंडरस्टैंड? एक डेबिट का एम्प्लॉय डाले, क्रेडिट डाला ही नहीं, टैली करेगा ही नहीं, चांस ही नहीं है, और फिर भी टैली कर रहा है, खुश ना को गलत ही है तुम्हारा, 100% गलत है। तो एक डेबिट है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। इज दैट क्लियर? तो हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में डाला तो दूसरा P&L में डाल सकता है, या फिर ट्रेडिंग में डाला तो बैलेंस शीट में डाल सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, एक इम्पैक्ट ट्रेडिंग में हुआ, दूसरा इम्पैक्ट भी ट्रेडिंग में हुआ। एक इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ, दूसरा इम्पैक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ। तो डेबिट हो सकता है जैसे कि हम ऐसे क्वेश्चन में डाल दे कि सैलरी का खर्चा हमने रेंट में गलती से डाल दिया, तो रेंट से माइनस करो, सैलरी में ऐड करो, तो इससे माइनस तो करेंगे एक और impact है। ऐड करेंगे। मतलब एडजस्टमेंट है कि इम्पैक्ट दोनों आए, और सैलरी भी P&L, रेंट भी। अब समझ में आया ना? हाँ भैया। समझ में आया। लेकिन देखो 90% ऑफ द सिचुएशन क्या होता है जानते हो? 90%, 100 नहीं, एक ये दोनों में से आया ना तो दूसरा बैलेंस शीट में जाए। मेजॉरिटी मतलब 90 भी नहीं, 95% ऐसा होता है कि एक इम्पैक्ट उसका ट्रेडिंग या फिर P&L में जाएगा, दूसरा उसका। ये याद जैसे भी रखना, जी भैया। जब तक हर एक एडजस्टमेंट का दो इम्पैक्ट ना कर दो तब तक यू आर नॉट करेक्ट, तुम्हारा 100% गलत है भाई। अब देखो एडजस्टमेंट में कुछ फेमस एडजस्टमेंट का अगर बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग क्या है?
किसी को भी पैसा देना था दिए नहीं आउटस्टैंडिंग क्या है? अमाउंट विच इज नॉट पेड नहीं, ड्यू बट नॉट ड्यू बट देना है, अभी तक दिए नहीं है। देना तो है ही बट अभी तक हमने दिया नहीं है। नहीं है। देना है, दिए नहीं है, खर्चा तो है। हाँ कल आइसक्रीम पार्टी की है, खर्चा खर्चा हुआ देना है मगर दिए नहीं है दिए तो नहीं नहीं है। है। अब मानो 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे हाँ तो 1 साल के बाद का खर्चा है क्या? नहीं तो अभी का खर्चा खर्चा तो है। अभी का है ना। बेनिफिट कब मिला? कल मिला। हाँ कल मिला जब बेनिफिट मिला कॉस्ट भी तभी लगेगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जी वो जब बेनिफिट मिला तब कॉस्ट कैलकुलेट। मान लो तुम्हारे जिंदगी में 2 ड्रीम है, एक क्रिकेटर बनना है, एक आईएएस बनना है, ठीक है? 2 ड्रीम है, एक क्रिकेटर बनना है, एक आईएएस बनना है। क्रिकेट खेलने के लिए बहुत मेहनत करते हो, आईएएस बनने के लिए, सीए बनने के लिए भी बहुत मेहनत करते हो, ठीक है? तो सीए पास हो गए तो क्रिकेट में जो मेहनत किए थे उसका रंग दिखाए बोलकर रोना चालू कर दोगे क्या? अरे क्रिकेट खेल रहे हो और सीए भी पढ़ाई कर रहे हो, हाँ। सीए में पास हो गए तो इसका खुशी का आंसू निकल रहा है तुम्हारा। खुशी का आंसू है। ये खुशी का आंसू मतलब ये कॉस्ट है एक तरह का। हाँ ये कॉस्ट तुम मतलब ये जो मेहनत है, ये मेहनत सीए का मेहनत से पास हुए हो कि क्रिकेट का मेहनत सीए से का पास? सीए का। अब मान लो तुम ऐसा सोचो रात को क्रिकेट में बहुत मेहनत किए थे इसीलिए सीए पास हो गए, ऐसा तो बोलोगे नहीं ना? नहीं क्या बोलोगे? सीए बहुत मेहनत किए थे इसीलिए पास इसका मतलब जहां पर बेनिफिट मिलता है ना, वो बेनिफिट जो पीरियड में मिलता है वही पीरियड का कॉस्ट को हमेशा कैलकुलेट करना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? आइसक्रीम खाए कल, हाँ वो कहाँ गायब हो गया होगा अब तक तो पता भी नहीं, हाँ और उसका कॉस्ट को मेजर करेंगे 1 साल बाद तो गलत हो जाएगा ना। हाँ तो आउटस्टैंडिंग इज ड्यू नॉट पेड देना है, देना है दिए नहीं है। दिए नहीं है। अब देना तो है, खर्चा तो है, खर्चा है। हाँ तो कैश कॉन्सेप्ट, हमारा क्वेश्चन में कैश कॉन्सेप्ट है, उसमें ये खर्चा इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं नहीं होगा, यही नहीं है ना। दिए ही नहीं है तो कैश कॉन्सेप्ट में होगा ही नहीं नहीं। होगा। तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये फर्स्ट इंपैक्ट है उसका, उसको देना है, दिए नहीं है बट खर्चा तो है, हाँ। तो एक्सपेंस में ऐड हुआ। हाँ अब दूसरा में क्या है? देना है, दिए नहीं है, तो लायबिलिटी है ना हमारा, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी में भी लिख कर रहा। लायबिलिटी भी ऐड होगा। समझ में आया? चलो सेकंड में आ जाते हैं प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस आने वाले 2 साल का रेंट मैंने अभी पे कर दिया है कि नहीं? हाँ। तो आने वाले साल का जो खर्चा था मैंने ये साल खर्चा कर दिया, तो मेरा ये साल का खर्चा थोड़ी है, उसका बेनिफिट तो उधर मिलेगा ना। हाँ। तो जब बेनिफिट मिलेगा तब कॉस्ट को उधर चेक करेंगे। हाँ। लेकिन कैश कॉन्सेप्ट हमारा ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको, वो बोलता है दोनों का दोनों खर्चा है, ऐसा थोड़ी है। क्या करना पड़ेगा कैश कॉन्सेप्ट से एक्यूरेट लाने के लिए? प्लस की माइनस? माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे रेंज पहले से इसको माइनस क्या होगा। करेंगे? माइनस करेंगे। आने वाले साल का खर्चा अभी कर दिया, ये हमारा हक बनता है एसेट है कि अभी मजे करेंगे भाई। हाँ। एक बार प्रीपेड किए, मतलब फोन में प्रीपेड रिचार्ज होता है ना, हाँ। एक बार प्रीपेड रिचार्ज किए 3 महीने का, हाँ उसके बाद तो 3 महीने बिंदास तक होगा। आराम से बिंदास चलाएंगे। हाँ ये क्यों चला? ये हमारा हक है कि हम चलाएंगे ही चलाएंगे। हाँ। तो ये क्या है? एसेट है एसेट है। समझ में आया ना हाँ भैया कि नहीं आया? हाँ पक्का? एक तीसरा भी है इसी के जैसा, ये 2 भाई है, उसका बहन है। रिसीव्ड इन एडवांस। तुम लोग बोले भैया आप क्या मत दिख रहे हैं आज, ये लीजिए 2 महीने का फीस एडवांस। तो हम रिसीव कर लिए हाँ है कि नहीं? लेकिन अभी तक सर्विस को रेंडर मतलब प्रोवाइड नहीं किए ना। जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे कॉस्ट तब लगेगा, तो जब कॉस्ट लगेगा तभी बेनिफिट आएगा। लेकिन पैसा तो रिसीव कर चुके हैं, हमारा इनकम में दिख रहा है, उतना होना चाहिए क्या? नहीं। क्या करने? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? लेस करेंगे तो हम इसको लेस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तुमने मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया, लायबिलिटी मेरा एसेट बनता है कि लायबिलिटी बनता है? Liability है। क्यों? क्योंकि अभी हमको 2 महीने के बाद कुछ भी करके हाँ पढ़ाना पढ़ाना पड़ेगा।
मेरा दिमाग में था कि 1 महीने के बाद तुम लोगों को नहीं पढ़ा, बट 2 फीस ले चुका हूँ तो पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी। मजबूरी कितना मजबूरी है हमारा। ये क्या हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी। इतना तक क्लियर है और एनी डाउट? तो भैया सब में लाइबिलिटी और एसेट में प्लस माइनस होगा ना, ऐसे अलग से लिख सकते हैं? नहीं अलग से नहीं। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है और ट्रायल बैलेंस में भी सैलरी है, हाँ। फिर प्लस करो। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है और ट्रायल बैलेंस में सैलरी नाम का कोई नामो निशान नहीं है, तो डायरेक्ट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करके भी लिख सकते हैं। देयर इज वन मोर, एक और है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ना बेसिकली हम इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या होता है कभी कभी, ये मान लो ट्रायल बैलेंस इसमें दिया है लोन एट 10% और ये 20,000, ठीक है, और नीचे इंटरेस्ट दिया है 1,000। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये 20,000 और ये 1,000। अब तुम लोग यहाँ पर एक चीज देखो, लोन कितना परसेंट का है? 10% का। कितना लोन लिए? 20,000। 10% हिसाब से कितना रेट होता है? 2,000। अब 1,000 रुपया पे किए हैं, कितना करना चाहिए था? 1,000। 2,000 कितना किए हैं? 1,000 किए हैं। और कितना करना है? 1,000। कहीं ना कहीं एक तरह का आउटस्टैंडिंग ही आउटस्टैंडिंग है ये। लेकिन ये वाला इंफॉर्मेशन जो है ना, ये एडजस्टमेंट में देते हैं, ये ट्रायल बैलेंस में छुपा रह जाता है, तो तुमको खुद को आइडेंटिफाई देखना पड़ेगा भैया, जितना होगा 8%, 10%। अगर क्वेश्चन में नीचे दिया 6 मंथ्स के लिए तो ठीक है, 20,000 के ऊपर 6 मंथ्स का तो 1,000 बनता है, ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा ही दे दिया है कि 3 मंथ्स के लिए, कितना है 3 मंथ्स के लिए, तो कितना बनता है? 500 बनता है। दिए कितना है? 1,000 ज्यादा दे दिया ना। हाँ, अब क्या करेंगे? माइनस तो करेंगे। माइनस होगा और यहाँ पर एसेट हो जाएगा, ये मतलब प्रीपेड हो जाएगा। प्रीपेड। और अगर मान लो पूरा 1 साल के लिए है तो 2,000 पेमेंट करना है, ये 1,000 ही है, तो बाकी का 1,000 क्या बन जाएगा? ऐड होगा, लायबिलिटी से आउटस्टैंडिंग जाएगा, जैसा ऐड होगा, लायबिलिटी से जाएगा। अब फोर्थ में बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को फॉलो करो, अपने आप आ जाए। तो मान लो ये अगर लेजर है तो ये क्या है? टू बैड डेट प्लस ओल्ड बैड, फर्दर बैड डेट प्लस क्या था? 2 है ना, ओल्ड है न्यू है। ओल्ड प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन, जो भी आएगा ये तुम्हारा P&L का भाग है। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक बैड डेट होता है, ये वाला बैड डेट ट्रायल बैलेंस में है। अब मैंने क्या बताया तुम लोगों को, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है इट इज ऑलवेज इन एन एडजस्टेड फॉर्म। ये हमेशा किस में होता है? एक तरह का एडजस्टेड फॉर्म में होता है ना। अब ये एडजस्टेड फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है? ये जो बैड डेट है ये डेटर से माइनस हो चुका है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो तुमको डेटर दिख रहा है, हाँ, तो उससे ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उससे ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बट ये जो फर्दर बैड डेट है जो तुम्हारा एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, ये तो अभी तक माइनस नहीं हुआ है ना? नहीं, माइनस नहीं हुआ, नहीं हुआ है। अभी ओल्ड प्रोविजन क्या है? जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब न्यू प्रोविजन क्या होता है? जो अभी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो ये जो प्रोविजन है किसके ऊपर निकलता है? डेटर के ऊपर निकलता है। अब डेटर का वैल्यू जो दिया है वो गलत हुआ है, क्योंकि एक फर्दर बैड डेट और भी है ना। हाँ। तो ये न्यू प्रोविजन को निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वो क्या है? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट, जो भी आया ये क्या है? ये तुम्हारा आ जाता है नेट डेटर, है ना। अब जो भी प्रोविजन का परसेंटेज दिया है, मान लो 5% दिया है, 7%, जो भी दिया है, तो 5% इससे कैलकुलेट करेंगे इनटू एनडी से जो वैल्यू है, तो आ जाएगा तुम्हारा क्या आएगा? न्यू प्रोविजन। समझ में कोई डाउट नहीं? पक्का? हाँ।
वर्किंग नोट ऐसा करके चाहिए आप पहले फॉर्मेट डाल के वैसे ऐसे कर देंगे। एक और बता देते हैं, डेप्रिसिएशन, ये तो बहुत आसान है ना। अच्छा, ऊपर हमने डुअल इम्पैक्ट बात नहीं किया, ये तो ट्रायल बैलेंस में है, ये तो ट्रायल बैलेंस में, इसका तो दो इम्पैक्ट होगा नहीं, लेकिन ये इसका तो होगा। हाँ, तो दोनों का क्या होगा, ये दोनों का डुअल इम्पैक्ट जो सेकंड इम्पैक्ट है वो डेटर से माइनस होगा, बैलेंस शीट में माइनस होगा, मतलब डेटर है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन। ये किसका पार्ट है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। तो डेप्रिसिएशन की बात करें, बहुत आसान है डेप्रिसिएशन, हमेशा एडजस्टमेंट में दे देगा 5%, 10%, 15%, 20%, कुछ ना कुछ तो देगा। इज दैट क्लियर? अब टू डेप्रिसिएशन लिखकर जितना भी होगा, मान लो टू डेप्रिसिएशन दिया है, बोला है 5% ऑन मशीनरी एंड 10% ऑन बिल्डिंग। तो ये इधर लिखना बिल्डिंग और मशीनरी। तो बिल्डिंग के ऊपर 10% कैलकुलेट करके अमाउंट को लेना है, और मशीनरी के ऊपर 5% करके, तो जितना पूरा मशीनरी को नहीं ले लेना कि पूरा बिल्डिंग को नहीं ले लेना, उसका 5% या 5% जितना दिया रहेगा वो उतना लेना। तो ये टोटल आ जाएगा, ये P&L का पार्ट है। तो भैया उसको वर्किंग नोट दिखाएंगे क्या? नहीं, ऐसे ही ये अकाउंट में ही कर सकते हो P&L में। अब इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या है कि ये जो तुमने निकाला, ये दोनों का दोनों रेस्पेक्टिव एसेट से माइनस होगा इन द बैलेंस शीट। मतलब बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग का 10% इधर निकाले, जितना भी आया एसेट साइड में बिल्डिंग से माइनस, मान लो ये 1000 है, तो 1000 बिल्डिंग 10,000 तो बिल्डिंग एसेट साइड में 10,000 माइनस 1000 कितना आएगा? 9000। क्लियर? और एनी डाउट? नहीं। पक्का? और ये मशीनरी पे 5%। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ये तो आसान है कि नहीं? एक है तुम्हारा मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन पे उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, रिवीजन क्लास, एग्जाम बहुत करीब है, जितना बता रहे उतना कर दो, हो जाएगा। तो 6th एडजस्टमेंट में हमारा आ जाएगा मैनेजर्स कमीशन। बेसिकली दो होता है ना, ठीक है। एक चीज हमेशा दिमाग में डाल देना, मैनेजर कमीशन इज ऑलवेज ए आउटस्टैंडिंग। ये हमेशा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा। इसका दो मतलब, एक तो ऐड होगा, और दूसरा लाइबिलिटी। इसका दो है, एक है आफ्टर और एक है बिफोर। मतलब ऐसा बोला होगा कि मैनेजर कमीशन इज टू बी चार्ज्ड on net profit means manager commission at the rate of 10% after charging net profit, या फिर before charging net profit। मतलब ये आफ्टर या बिफोर एक वर्ड तो होगा, तो गारंटी है, पक्का होगा ही होगा ना, पक्का। तो अगर आफ्टर दे और तो रेट तो दिया ही होगा ना क्वेश्चन में, 10%। अगर जो दिया है वो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस, और यहाँ पर रेट बाय, फॉर एन एग्जाम्पल ये 10% है, तो ये 10 बाय 100 प्लस 10, तो 10 बाय 100 10, और ये 10 बाय, यहाँ तक क्लियर है। आखिरी का एक एडजस्टमेंट तुम्हारे लेवल पर, इसके ऊपर, मतलब ये जो 7 एडजस्टमेंट्स में बोल रहा हूँ ना, इस 7 एडजस्टमेंट्स के ऊपर 8वां एडजस्टमेंट्स आना बहुत मुश्किल है। बिलीव मी, ये वाला वीडियो 10 बार देखो, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ये तुम्हारा चैप्टर पूरा क्लियर कर दे। और साथ में मैंने जो सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया है, उसको तुम लोग रिवाइज करो, फिर तो क्या ही बात है ना। तो 7वां में क्या होता है, कभी कभी एक एरर हो जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं। वो क्या होता है बेसिकली, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मान लो कि हमने एक एसी लगाया है, ठीक है, वो एसी का दाम है 50,000,
अब ऐसी तुम्हारे जैसे मेरे जैसे कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को तो बात नहीं है, साइंस वालों की बात नहीं है, आर्ट्स वालों की बात नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बात है जो रेगुलर बेसिस में वो काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आएंगे ड्रिल करेंगे लगा देंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो एसी वालों को बुलाए तो एसी लगवाए, तो एसी का दाम था 50,000 और प्लस अलग 5,000 लेकर जा रहा है, तो वेजेस 5,000 गया, एसी 50,000 पड़ा। तो तुम मेरे को पूछो एसी कितना में पड़ा भैया, हम बोले 55,000। क्यों जानते हो? एक एसेट को यूज में लाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो खर्चा नहीं, वो एसेट में जाएगा। एसेट्स में जाएगा वो। मोटरसाइकिल गाड़ी है, हाँ। आजकल मैं जब बाइक खरीदा था, मेरे बाइक में फुटरेस्ट नहीं था, स्टैंड नहीं था, इंजन गार्ड नहीं था, सीट भी नहीं था। वो बोलता सब बाहर से लगाना पड़ेगा, और बाहर से लगाया 5,000 अलग पड़ेगा। ये ऐसे कैसे? हाँ ऐसे ही है। अभी जाओ ना, नहीं एक टाइम में बोलेगा भैया इंजन भी बाहर से लगाना पड़ेगा। सामने वाला मैट ही देगा। बॉडी तो देगा, बोले ले जाओ। एक टाइम आएगा बोलेगा आपको हम सिर्फ अपना स्टिकर दे दे रहे हैं। हाँ तो कार भी भैया ऐसी रॉ आता है, वो बाहर से पेंट नहीं बोलेगा आता है। स्टिकर कार लगा दीजिए। कार भी भैया रॉ आता है, वो पेंट नहीं आता है ना। वो नहीं आता, वो अलग से करना पड़ता है। अलग से करना पड़ेगा। तो अब मैंने बाइक खरीदा 1 लाख का, 10,000 रुपया बाकी का चीज लगा। हमको कोई भी पूछा ना, हम क्या बोलते 1,10,000, क्योंकि वो 10,000 का खर्चा नहीं करेंगे तो 1 लाख का फायदा ही नहीं है ना। गेटिंग माय पॉइंट और ना? एसी खरीदे 50,000 का, वो रखा रहता है तो उसको दे ही नहीं रहे 5,000, वो लगा ही नहीं रहा, क्या करेंगे वो एसी का? वो तो वेस्ट है। वेस्ट है ना? तो ऐसा कुछ खर्चा जो एक एसेट को यूज में लाने के लिए होता है, that kind of expenses will be considered as an asset। समझ में आया? लेकिन अकाउंटेंट वालों को पता नहीं रहता, उनको लगता है एसी ला दिए 50,000 का एसेट कर दिए, है कि नहीं? अभी सामने आदमी को 5,000 दे रहे, तो जब भी हम लोग आदमी को 5,000 दे रहे हैं, हमको तो दिख रहा है कि लेबर को दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो वेजेस में डाल देते हैं। बट वेजेस में जाना चाहिए था क्या? किसमें जाना चाहिए था? कैपिटल में, एसेट में जाना चाहिए। एसेट में। अब हमको बताओ इसको करेक्ट कैसे करेंगे? भैया वेजेस से माइनस करेंगे, वेजेस से माइनस करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। अरे एसेट में, सॉरी एसेट में ऐड करेंगे। वेजेस से माइनस करेंगे, एसेट में ऐड करेंगे। हाँ। तो इस तरीके का सिचुएशन में वेजेस से माइनस होगा और एसेट में ऐड होगा, पहला चीज। और दूसरा चीज में क्या है, देखना वो एसेट में कि डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा। अगर डेप्रिसिएशन लग गया तो एसी 50,000 का खरीदे और उसके ऊपर 5,000 का खर्चा किए, लेकिन ये वेजेस में गलती से डाल दिए, और जनरली एसी के ऊपर मान लो 20% का क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो ये भी तो भैया 50 में 55 में लेंगे। P&L का पार्ट है ना। डेप्रिसिएशन तो 55 में करेगा ना? नहीं 55 में लगेगा, लेकिन इन क्वेश्चन तुमको एसी 50 का ही दिख रहा है ना। जल्दबाजी में ये 20% 50,000 के ऊपर लगा दिए तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या होगा, सबसे पहले इसको वेजेस से माइनस करना और एसेट में एसी में ऐड करना, तो ये कितना बन गया? 55 हो गया। फिर इसके ऊपर 20% लगाना, 11,000 रुपया लगेगा। तो तुम देखो ये जो मिस्टेक हुआ उसका डुअल इम्पैक्ट कैसे? एक वेजेस से माइनस हुआ, फिर यहाँ पर ऐड हुआ, और फिर एसेट में ऐड हुआ, पहला चीज। फिर डेप्रिसिएशन लगा 11,000, फिर एसेट का जो 55,000 है, डेप्रिसिएशन था वहां से माइनस वो 11,000 माइनस हो गया वहां पर बैलेंस शीट में। ये कहां पर होगा? ये बैलेंस शीट में होगा। इधर इसके ऊपर और कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो हम तुमको बताते हैं वो क्वेश्चन कहाँ गया तुम्हारा, एक था ना तुमको जैसे पढ़ा था, निकाल देते। हाँ फाइनल अकाउंट। अब तुम लोग महीने के बाद खुल रहा जो भी कोई भी क्वेश्चन को उठाकर देखोगे ना, जी भैया, कितना सारा देखे, तुमको उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, है कि नहीं? अच्छा मैं ट्रेड एक्सपेंसेस में ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, तो अब मैं तुम लोगों को कुछ हिंट्स बता रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो तुम लोग देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये तो आधा, ये आधा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से दिखता है, ये ट्रायल बैलेंस होता है और ये नीचे एडजस्टमेंट्स होता है ना? तो लुक हियर, सबसे पहले जब भी तुमको क्वेश्चन मिले तो ट्रायल बैलेंस में ना बाइफर्केशन कर लो कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मतलब कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा P&L में जाएगा, कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी है। मतलब यहाँ पर तुमको ट्रायल बैलेंस दिखाना, कैपिटल
लाइबिलिटी का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का Trading. पार्ट। फर्नीचर, सेल्स, परचेज, ट्रेडिंग। अच्छा ये परचेज परचेज रिटर्न है। फिर भी मतलब ट्रेडिंग में trading जाएगा। तो वो और रेंट, P&L, सैलरी, PNL, बैड डेट, PNL, डेटर, PNL, एसेट, है ना, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, P&L, पेटेंट, एसेट, ड्राइंग्स, ये एसेट है, वेरी गुड, लेकिन बेसिकली ये लाइबिलिटी कैपिटल से माइनस होता है। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, परचेजेस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस PNL, P&L, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग ट्रेड एक्सपेंस, PNL, P&L, वेजेस, ट्रेडिंग ट्रेडिंग, अभी आप बोल रहे ट्रेडिंग ट्रेड एक्सपेंस में बोला ना नहीं, ठीक है। अच्छा ऐसा बोला क्या ट्रेडिंग? गलत बोला भाई। अच्छा सुनो, 6% इन्वेस्टमेंट दिया। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट में किसमें है 6%? जिसमें इन्वेस्ट, उससे हमको इनकम आएगा कि एक्सपेंस जाएगा? इनकम आएगा। इनकम आएगा। अब लोन था, मान लो 6% इन्वेस्टमेंट के जगह 6% लोन है, हाँ। उसके ऊपर 6% आएगा कि जाएगा? तो वो जाएगा। 6% जो जाएगा वो हाँ। क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है। Expense ये है। अगर क्वेश्चन में मान लो, ये क्वेश्चन में हमको कहीं Indirect पर भी expense इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा। हाँ इसका मतलब ये थोड़ी कि ये है ही नहीं, ये तो है, इनकम तो है, हाँ 6% नहीं दिया लेकिन 6% अभी तक आया नहीं है। ये कैश में नहीं आया, लेकिन इनकम तो हो चुका है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ये एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर, लायबिलिटी, कैश, एसेट्स मिसलेनियस रिसीट, PNL में जाएगा। P&L इनकम है, ध्यान देना। Income। अब ये जो इसका बात किया ना मैंने इन्वेस्टमेंट का, नीचे कुछ डेट्स है कि नहीं देखो, ये डेट बोल रहा है इन्वेस्टमेंट जो है कब बनाया है? 1 जुलाई। 1 जुलाई से 1 जुलाई को अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, ईयर एंडिंग 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? सही से बता। 9 राइट, 9 कितना है? 9 मंथ्स है। अप्रैल मई जून माइनस कर देंगे 9। और क्या? तो 9 मंथ्स है। तो इसके ऊपर 6, तो 50,000 into 6%, 9 पे 12 9/12 जो आएगा ये हमारा इनकम है, इनकम है। लेकिन अभी तक हमने रिसीव, नहीं किया है। लेकिन इनकम तो है। क्या तो कहाँ करेंगे? जाएगा ये? ऐड करेंगे और ये एसेट में जाएगा। इसको भी बताना भूल गया था, ये था, वेरी गुड, कौन बोला? Accrued income। अक्रूड इनकम है ये जस्ट आउटस्टैंडिंग का ऑपोजिट क्या है? अक्रूड इनकम। समझ में आया? और फिर देखोगे नीचे ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाता है, डेप्रिसिएशन का हाल फिलहाल में बताया, वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, और ये 5000 फर्दर बैड डेट क्रिएट 5% प्रोविजन बता दिया। हाँ भैया। क्वेश्चन कंप्लीट। नीचे सॉल्यूशन को एक बार खुद से देखोगे हो जाएगा। ये देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हुआ है? ऐड हुआ है। एंड इफ यू विल लुक टू द बैलेंस शीट, वेजेस यहाँ पर लायबिलिटी में क्या है दिख रहा है, सैलरी भी वैसे ही किया है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड हुआ है, ड्राइंग्स माइनस हुआ है, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है। ये देखो इन्वेस्टमेंट में एक्रूड इंटरेस्ट ऐड हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या है, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इंपैक्ट तो गिरेगा ही गिरेगा पक्का। तो ये हर चीज का डुअल इंपैक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? ये P&L फिर ठीक है, और ये फिर डेटर है। ये डेटर में से क्या क्या माइनस होगा? मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ 2 चीज माइनस होगा। एक जो यहाँ है जिसमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ बैड डेट माइनस होगा, और ये क्या होगा? न्यू प्रोविजन। ये बेसिकली फर्दर बैड डेट है, और ये क्या है? न्यू प्रोविजन है। तुम बोले भैया ये एक चीज और भी तो माइनस किया, ये अलग चीज है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किया वो। ठीक है, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकलता है? डेटर दिया है ट्रायल बैलेंस में, माइनस फर्दर बैड डेट माइनस न्यू प्रोविजन माइनस प्रोविजन नहीं, जो आएगा इसके ऊपर क्या निकलेगा? डिस्काउंट जितना परसेंट होती है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन जितना परसेंट देगा उतना निकाल। ये भी इसका भी डुअल पर जितना परसेंट है, इसका भी क्या है? डुअल इंपैक्ट है। डुअल इंपैक्ट बोले तो एक तो P&L में गया है, हाँ। और दूसरा इधर है। यहाँ तक आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, एंड ये हो जाना चाहिए। ध्यान रखने वाला चीज इतना है कि जो भी एडजस्टमेंट्स देगा, व्हाटएवर द एडजस्टमेंट्स विल बी गिवन, उसके कितने इंपैक्ट होते हैं? 2 इंपैक्ट। 2 इंपैक्ट होते हैं।
और एडजस्टमेंट्स को खास करके ध्यान देना। और जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो सबसे पहले उसको बाइफरकेट करो। बाइफरकेट मैं ये वाला पीडीएफ तुम लोगों को भेज दिया हूँ। हाँ, भेज। तो अभी बाकी सबको भी दे दूंगा। यहाँ पर देखोगे जितने भी क्वेश्चंस है, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस है ना, उसको पहले बाइफरकेट कर दो। कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा पीएनएल में जाएगा, कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी। फिर सारे एडजस्टमेंट्स को चेक करो कि इसका दो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा और क्या क्या होगा, मन में ही कर लो पहले, और जो है उस बेसिस में सॉल्व करो। ये आंसर आएगा ही आएगा। एक कभी कभी क्या होता है ना, ये फाइनल अकाउंट कभी कभार क्वेश्चन में इतना टफ दे देता है कि बच्चों के औकात का बाहर है, मतलब बहुत टफ दे देता है। तो वो केस में देखो, ये बताना तो नहीं चाहिए, गलत है, एक ट्रिक बता रहे हैं। इन केस अगर क्वेश्चन का कोई एक बिट समझ में नहीं आ रहा, तुमको लग रहा है ये कर ही नहीं पा रहा, तो बिट को काट देना, वो बिट को हटाकर बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन आज इट इज सॉल्व कर देगा। मतलब दिस इज द बेस्ट वे टू रिसीव द मैक्सिमम step mark. Is that clear? I hope final account has been revised in just 1 hour 15 minutes like that. Okay? Thank you. बंद कर दीजिए।